फंडे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? जैसे जैसे हम पेपर सॉल्व करते जा रहे हैं, आपकी एबिलिटी टू सॉल्व बढ़ती जा रही होगी, दैट इज फॉर श्योर। आपके फॉर्मूलेज रिवाइज हो रहे होंगे, ये भी पक्का है, राइट? और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी दिखेंगे कि यार ये तो पहले ही हम कर चुके हैं। सेम टू सेम हालत होने वाली नीट के फाइनल एग्जामिनेशन में। इसीलिए दोस्तों बने रहिए और डेली मेरे साथ पेपर सॉल्व करते जाइए। कोई दिक्कत नहीं है, आपको दूसरे से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ आपके आंसर्स देना है यहाँ पर, ठीक है? चलिए, तो आज हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट पेपर नंबर 90 और आपके लिए रूल्स वही रहेंगे। मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, क्वेश्चन रीड करने के बाद मैं अकॉर्डिंगली क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल के आपको दूंगा टाइम। उसके बाद आपको तुरंत इसको सॉल्व करके आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करना है, ठीक बात? चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम n equals to n1 to n2. The time period of the electron in the initial state n1 is 8 times the final state n2. The possible values of n1 n2 will be. आपको मिलता है 45 सेकंड्स का समय। शुरू हो जाइए। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें पता है टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल होता है n क्यूब के, राइट? रेडियस n स्क्वायर के। टाइम पीरियड होता है n क्यूब के। ध्यान देना, इसका मतलब अगर टाइम पीरियड 8 गुना हो गया है, इसका मतलब क्या n 2 गुना हो गया होगा। कॉमन सेंस से पता पड़ा है, राइट? कि n को डबल हो जाना चाहिए। अब ध्यान से देखो, ऑप्शन जब मैच करोगे आप तो 1:2 के ऑप्शन कितने हैं? ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन आ रहा है। B option is the correct answer, right? Next problem. The wavelength of K alpha X-ray of two metals A and B are 4 by 1857 R and 1 by 675 R respectively, where R is Rydberg's constant. The number of elements lying between A and B according to their atomic number will be. दोस्तों आपको मिलता है 1 मिनट का समय। शुरू हो जाइए तेजी के साथ। चलिए बच्चों, अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें पता है 1 अपॉन लैम्डा रिडबर्ग्स कांस्टेंट, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू रिडबर्ग्स कांस्टेंट इनटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये सबको पता है। तो आपको क्या क्या वैल्यूज गिवन है? आपको वैल्यूज गिवन है बच्चों कि 1 अपॉन लैम्डा यहां पे हो जाएगा z माइनस 1 द होल स्क्वायर इनटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। क्लियर? z माइनस 1 क्यों रखा? क्लियर है आपको, राइट? के अल्फा की बात कर रहे हैं, ठीक बात। अब देखो यहां पे हो जाएगा 1875, ये गिवन वैल्यू है r बाय 4। 1 अपॉन लैम्डा गिवन तो उल्टा कर दो, इक्वल्स टू r इंटू z माइनस 1 इंटू क्या 1 से 2,
अल्फा 1 से 2, ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा मेरा 1 3/4, ये कैंसिल हो गया, तो ये कैंसिल करने के बाद कटने के बाद आपका z आएगा 31, राइट। थोड़ा कैलकुलेटिव प्रॉब्लम है। अब आपको क्या करना है, n इक्वल्स टू 675 पर डालना है, मतलब 1/λ की वैल्यू डायरेक्ट यहां पर 675, r कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ये z minus 1 the whole square into 1 minus 1/4, that is 3/4। तो कितना आ जाएगा, ये z की वैल्यू यहां से आ जाएगी 26। अब 31 और 26 के बीच में कितने z आएंगे बच्चों, ये तो आपको क्लियर ही है, 27, 28, 29 और 30। द करेक्ट आंसर इज 4, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट question number 3, two blocks of masses 10 kg and 4 kg are connected by a spring of negligible mass and placed on a frictionless horizontal surface. An impulse gives a velocity 14 to the heavier block in the direction of the lighter block. The velocity of the center of mass will be। दोस्तों आपको मिलता है 45 सेकेंड्स का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ। देखिए बच्चों अब इसका करते हैं हम सोल्यूशन। हमें पता है दो ब्लॉक्स गिवन है, राइट। एम कितना है मास, एक का 10 kg है और दूसरे का मास है 4 kg, राइट। नाउ व्हाट दे हैव डन, दे आर गिवन एन इंपल्स ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड टू द हेवियर वन। इसका मतलब मान लीजिए ये इधर मूव करने लग गया, कितनी स्पीड से, 14 मीटर पर सेकेंड, राइट। चलिए हमें पता पड़ गया कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, मैं मान लेता हूं अभी इसकी वेलोसिटी कितनी, 0 है, राइट। इसकी वेलोसिटी 0 है, तो यहां पे इंपल्स पड़ा, झटका पड़ा, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 14 मीटर पर सेकेंड। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2, मतलब 14 इंटू 10 प्लस m इंटू 0 डिवाइडेड बाय 14। माई आंसर कम्स आउट टू बी 10 मीटर पर सेकेंड। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। Next problem, question number 4. A bomb traveling in a parabolic path under gravity explodes in midair. The center of mass of the fragment will move. तीसरा सवाल आपको मिलता है 20 सेकेंड्स का टाइम, शुरू हो जाइए तेजी के साथ। The correct answer is D. You know that the explosion of the bomb is internal forces, due to the internal forces. Therefore, the center of mass position will never change. If the particle is going in a parabolic path, it will continue its parabolic path forever. Right? Question number 5. The maximum and minimum tension in the string whirling in a vertical circle of radius 2.5 meter with constant speed are in the ratio of 5:3. Then its velocity is. Now you have to find the velocity. Do it fast. I will give you a time of 1 minute.
चलिए देखते हैं हम इसका सोल्यूशन। हमें पता है टी मैक्स की वैल्यू क्या होती है, mv² प्लस mg, और ये कहां पे होता है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, राइट। सिमिलरली जो मिनिमम टेंशन होता है वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे होता है, वो होता है mv² minus mg. Now the ratio they are given to be 5/3, that is mv²/r minus mg, right? Now when you solve this, you'll get 5 minus 3, that is 2mv²/r equals to 5 plus 3, 8 mg. So here 2m get cancelled with 2, you'll get 4g into L under root velocity. When you put the values, you'll get root over 98. The correct answer is first option, option A. Next problem. Two bar magnets of same mass, same length, Brit, but having magnetic moment m and 3m are joined together from pole to pole and suspended by a thread. The time period of the assembly in a magnetic field of 1 Henry of strength 1h is 3 seconds. If now the polarity of one of the magnets is reversed and the combination is again made to oscillate in the same field, the time period will be. You know that. आपको देता हूं मैं 45 सेकंड्स का समय, शुरू हो जाइए। You know that time period equals to 2 pi under root I by mb. Moment of inertia is same, magnetic field is same. The only thing which is changing is magnetic moment. Can I write T1 by T2 is equals to under root m2 by m1? Right? Initially, m1 they have both in the same direction. So the net magnetic moment will be m1 plus m2. In the second case, one is towards right and one will be towards left. So the magnetic moment will be m1 minus m2. Right? So here I can write m1 minus m2, that is 3m minus m. First case it is 3m plus m. You will take the under root. You will get 1 by 4, 1 by 2 root. Right? So here I am getting 3 seconds divided by unknown time, that is 3 root 2 equals to time. The correct option is option number D. Next problem. Resistors of resistance 2030 are joined in series with a battery of EMF 3 volt. It is desired to measure current and voltage across 20 ohm resistance with the help of ammeter and voltmeter. Identify the correct measurement. दोस्तों आसान सवाल, आपको मिलता है 25 सेकंड्स का समय, शुरू हो जाइए। Now you know that the ammeter is always connected in series and voltmeter is always connected in parallel. The correct option is option C. Next, question number 8. In the above circuit diagram, EMF of two batteries are equal, then the potential difference VA minus VB between terminals A and B will be. दोस्तों आपको मिलता है 45 सेकेंड्स का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ।
इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें लगाना होता है केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। बच्चों आपको दिख रहा होगा यहां से 2 एम्पियर करंट जा रही है, आप ऊपर सर्किट सॉल्व करके तो आपको पता पड़ जाएगा। यहां भी 2 एम्पियर करंट नीचे जा रही है, राइट। यहां से 6 आ रही है, 2 नीचे गई तो आगे गई 4 एम्पियर, क्लियर। अब यहां 2 गई, यहां 6 गई, इसका मतलब यहां से आ रही होगी 8 एम्पियर करंट। मैंने इस ब्रांच में, मेन ब्रांच में करंट निकाल ली है और ईएमएफ हमें गिवन नहीं है, मान लिया है ई, करेक्ट। चलिए अब लगाते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। स्टार्ट करते हैं वीए से। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। आपको दिख रहा है करंट ऐसे फ्लो हो रही है, इसका मतलब ये लोअर, ये हायर, ये लोअर, ये हायर, ये लोअर, ये हायर, और बैटरी के क्रॉस हायर लिंब ये लोअर, ये हायर, ये लोअर, ठीक। चलिए तो जाएगा प्लस जगह माइनस, माइनस ई, माइनस जगह प्लस, प्लस आई आर 4 into 2, माइनस जगह प्लस, प्लस आई आर 6 into 2, प्लस माइनस जगह प्लस, प्लस 8 into 2, माइनस जगह प्लस, प्लस ई इक्वल टू कहां पहुंच गए वीबी, डन। अब प्लस ई ने माइनस ई को मार दिया, क्या बचा यहां पर बच्चों, वीए माइनस वीबी, वही पूछा है, वीए माइनस वीबी इज इक्वल टू, ये सब प्लस है, राइट में आके माइनस जाएगा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 36, द ऑप्शन नंबर ए, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इन अ रीजन ऑफ स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय E equals to 8I cap plus 4J cap plus 3K cap. The electric flux through a surface of area 100 यूनिट इन XY प्लेन will be. आपको मिलता है 45 सेकंड्स का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ। बच्चों ध्यान से देखो प्रॉब्लम को, उनने बोला कि एरिया वेक्टर XY प्लेन में है, सॉरी एरिया XY प्लेन में है, मतलब प्लेन जो लूप है वो XY में है। इसका मतलब जो एरिया वेक्टर होगा क्या वो Z कैप में होगा, ध्यान से देखना, मतलब एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो होगा 100 और डायरेक्शन होगा k कैप, या तो प्लस k कैप या माइनस k कैप, है ना। अब ध्यान से देखो, मुझे फ्लक्स की वैल्यू पता है, फ्लक्स होता है E डॉट ए, तो बच्चों जब भी मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो k डॉट k 1 होता है, बाकी सब 0, तो मुझे सिर्फ k वाले डॉट से मल्टीप्लाई करना है। आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का k कंपोनेंट कितना है, 3 डॉट 100, मेरा आंसर आ गया 300, आंसर खत्म हो गया डायरेक्ट। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 10। Two identical parallel plate capacitors are placed in series and connected to a constant voltage source V. If one of the capacitor is completely immersed in a liquid of dielectric constant K, then the potential difference between the plates of the other capacitance will change to. चलिए अब पहले क्या है, आपको मिलता है 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए। देखिए बच्चों, हमें गिवन है 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और यहां पर एक बैटरी लगी हुई है, राइट।
मान लेता हूं पोटेंशियल V1 है, V2 है और ये V है। इनिशियली क्या दोनों V है, ये भी V/2 और ये भी V/2, दोनों के बराबर पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसको लिक्विड में गिरा दिया एक को और एक को ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो आपको एक चीज तो समझ में आ रही होगी कि जैसे ही मैं इसको लिक्विड में फिल करता हूँ, लिक्विड डाल देता हूँ, तो ध्यान से देखना इसकी प्लेट्स के बीच में लिक्विड चला जाएगा। इसका मतलब इसका पोटेंशियल चेंज जाएगा। मान लीजिए इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, लेकिन क्या सीरीज में है? ये सीरीज में चार्ज बच्चों सेम रहता है, बस यही कॉन्सेप्ट है इसका। तो चार्ज सेम है तो क्या मैं ऐसे लिख दूं C1V1 इक्वल्स टू C2V2, राइट? ये हो जाएगा KC V1 इक्वल्स टू CV, CC कैंसिल, K टाइम्स हो गया। इसका मतलब KV1 इक्वल्स टू V2 आ गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन कहां जाएगी? अगर बैटरी का पोटेंशियल V है तो क्या V1 प्लस V2 V ही होंगे? हाँ, तो ये जाएगा V1 प्लस V2 V के बराबर होगा, राइट? चलिए तो मैं V2 निकाल लेता हूं। V2 क्या है? इस पे पोटेंशियल, तो ये जाएगा V2 इज इक्वल्स टू V माइनस V1। V1 की वैल्यू आप डाल सकते हो V2 बाई K, तो ये जाएगा V, यहां से आप डायरेक्ट V1 की वैल्यू डाल दीजिए बच्चों, तो ये जाएगा K टाइम्स V1 इक्वल्स टू V2 बाई K, तो ये जाएगा V2 बाई K। तो यहां पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो V2 की वैल्यू कितनी आ गई? V2 इंटू K प्लस 1 बाई K इक्वल्स टू V, राइट? एलसीएम ले लिया मैंने और कुछ नहीं किया। तो मेरा आंसर आ जाएगा K इंटू V डिवाइडेड बाई K प्लस 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ V2। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 11। The value of L for which the current is maximum in LCR circuit with C equal to 10 microfarad and omega equals to 1000 radian per second। आसान प्रॉब्लम दोस्तों, आपको मिलता है 1 मिनट का समय कैलकुलेशंस के लिए। फास्ट। तो आइए बच्चों देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है मैक्सिमम करंट रेजोनेंस के केस में होती है जब XL और XC बराबर हो जाते हैं, राइट? सो यहां पे मैं लिख सकता हूं ओमेगा इंटू एल इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी, राइट? मुझे पूछा मैंने L की वैल्यू, तो L की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू सी। ओमेगा की वैल्यू गिवन है 100,000 द होल स्क्वायर इंटू सी। सी की वैल्यू है 10 माइक्रोफेरेड। माइक्रो मतलब 10 टू द पावर माइनस 6, ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, राइट? तो आपको दिखेगा 10 टू द पावर 6 से 10 टू द पावर 6 कैंसिल। हियर यू विल गेट 1 बाय 10 हेनरी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मिली हेनरी में गिवन है इसलिए करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। A loop ABCD is moving with velocity v towards the right. The magnetic field is 2D. Loop is connected to a resistance of 9 ohm. If it is steady current of 2 ampere flows in the loop, then the value of V if the loop has resistance of 4 ohm. दोस्तों रिपीट सवाल, आपको मिलता है 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए।
अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है बच्चों, हम हमेशा परपेंडिकुलर लेंथ लेते हैं। कौन सी लेंथ लेते हैं? परपेंडिकुलर लेंथ लेते हैं। हमें इफेक्टिव लेंथ चाहिए ये, राइट? सो यू नो दैट जो ईएमएफ होगा वो होगा बी वी एल साइन थीटा, राइट? और जो करंट होगा वो होगा V बाय आर, सिंपल B इंटू वेलोसिटी इंटू L साइन 30 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, suppose the gravitational force varies inversely as the nth power of the distance, then the time period of a planet in a circular orbit of radius r around the sun will be proportional to। आपको मिलता है 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ। अब देखते हैं इसका बच्चा सॉल्यूशन। हमें गिवन है जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r टू द पावर n के। जब पार्टिकल घूमता है तो क्या उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है mv² बाय r, राइट? इसका मतलब आपको दिख जाएगा जो v है v² क्या वो प्रोपोर्शनल हो गया r डिवाइडेड बाय r टू द पावर n, राइट? इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं r टू द पावर 1 माइनस n, राइट? इसका मतलब v की जगह क्या दोनों तरफ रूट ले लूं तो हो जाएगा r टू द पावर 1 माइनस n बाय 2। नाउ यू नो दैट वो टाइम पीरियड में रिलेशन पूछ रहे हैं। क्या पूछा बच्चों? टाइम पीरियड में रिलेशन। सो हियर वी कैन राइट v is equals to is proportional to r to the power 1 minus n by 2। now टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता है? टाइम पीरियड होता है 2 pi r by v, speed equals to distance by time, so time will be distance by speed। अब देखो यहाँ पे v किसके प्रोपोर्शनल है? टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू r by v। v कैन राइट v as 1 minus n by 2, तो यहाँ पे हो जाएगा r to the power 1, ऊपर चले जाएगा तो पावर माइनस जाएगी 1 minus n by 2। यहाँ हो जाएगा टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू r to the power 2 minus 1 plus n by 2, so you will get r to the power 1 plus n by 2। this is the value of t, right? The correct option is A। question number 14, the ratio of the binding energy of a satellite at rest on the earth's surface to the binding energy of a satellite of mass m revolving around the earth at a height h above the earth's surface is। आपको मिलता है दोस्तों पूरे 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ। चलिए देखिए इसका देखते हैं सॉल्यूशन। हमें पता है जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो नेगेटिव टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी होती है। अब आप देखो यहां पर बॉडी रेस्ट में तो उसके सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी फर्स्ट की बात करूं तो 1 की, राइट? बाइंडिंग एनर्जी
नेगेटिव टाइम्स ऑफ सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी माइनस gm/2r, राइट। अच्छा, और अगर मैं इस पॉइंट पे पार्टिकल अगर ये मूव कर रहा है ऑर्बिटल स्पीड से, तो आपको पता है जो एनर्जी होगी इसकी बाइंडिंग एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होगी। इसका मतलब क्या लिख लो, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस gmm/2 इंटू r प्लस h, राइट। अब दोनों का ले लो रेशियो। जैसे हम दोनों का रेशियो लेंगे, ये हो जाएगा r प्लस h इंटू 2 डिवाइडेड बाय r। So the correct answer will be option number. So the correct option will be option A. Next problem. Question number 16. A Carnot engine having an efficiency of a heat engine eta equals to 1/10 is used as a refrigerator. In the work done on the system is 10 joule. The amount of energy absorbed from the reservoir at lower temperature will be. दोस्तों आपको मिलता है पूरे 45 सेकंड्स का समय, शुरू हो जाइए। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें पता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है 1 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन -1। अभी 10% है, 10% का मतलब क्या होता है 0.1, तो हो जाएगा 1/10 -1 बीटा। तो दोस्तों आपको बीटा की वैल्यू आ गई 9, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना आ गया 9। ठीक बात। अब देखिए कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है हीट डिवाइडेड बाय वर्क, हीट डिवाइडेड बाय वर्क। क्या करना, राइट। ईटा जो होता है एफिशिएंसी होता है वर्क डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई। अब क्या दे रखा है हमें दे रखा है वर्क डन 10 जूल है, तो इधर 9 इंटू वर्क, क्या हीट, मतलब मेरा आंसर आ गया 90 जूल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 17. Two containers of equal volume contain same gas at pressure P1, P2 and absolute temperature T1, T2 respectively. On joining the vessels, the gas reaches a common pressure P and common temperature T. The ratio of P and T will be. आपको मिलता है 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए बच्चों तेजी के साथ। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमेशा याद रखना, जब भी दो गैस को ऐड करते हो तो उनके मोल्स ऐड हो जाते हैं। खेल खत्म, खेल खत्म, खेल खत्म। ध्यान से देखो, तो नेट मोल N1 प्लस N2, ये होगा नेट मोल इक्वल्स टू N1 प्लस N2, करेक्ट। अभी नेट मोल को मैं कैपिटल N लिख देता हूं, तो हो जाएगा PV डिवाइडेड बाय RT फाइनल इक्वल्स टू P1V1 अपॉन RT1 प्लस P2V2 अपॉन RT2। अब वो क्या पूछ रहे हैं हमसे, ध्यान से देखो, प्रेशर और टेम्परेचर दे रखा है और दोनों का वॉल्यूम इक्वल है बच्चों, राइट।
दोनों का क्या है, वॉल्यूम इक्वल है। नाउ दोनों को ज्वाइन कर दिया। जैसे ही मैं दो कंटेनर्स को ज्वाइन करता हूं, ध्यान से देखो, हमेशा याद रखना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा याद रखना बच्चों कि वॉल्यूम कंटेनर का लेते हैं तो फाइनली जो वॉल्यूम हो गया होगा क्या वो 2 टाइम्स वॉल्यूम हो गया होगा। ये समझ में आ रहा है आपको? अगर ये वॉल्यूम V है, ये वॉल्यूम V है, दोनों को ज्वाइन कर दिया तो कंटेनर का वॉल्यूम कितना होगा, 2V। अब ध्यान से देखो, यहां पर P, यहां पर V ले लो, यहां पे V दे दिया हमने, VV, ठीक। अब देखो V बाय R, V बाय R, V बाय R कैंसिल। इसका मतलब P बाय T का रेशियो क्या आ गया, P1 अपॉन T1 प्लस P2 अपॉन T2, और ये वाला 2 नीचे चला जाएगा यहाँ। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, a long rigid wire lies along x-axis and carries a current 10 ampere in the positive acceleration. Around the wire, the external magnetic field is I plus 2x square j cap, where x in meters, b in Tesla. The magnetic force on the segment of the wire between x equal to 1 and x equal to 4 is. आपको मिलता है 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ। चलिए ये देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है कि अगर मैं किसी वायर को एक्स एक्सिस में करंट फ्लो हो रही है और उसमें फोर्स लग रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होना चाहिए। ध्यान से देखो बच्चों, अगर ये आई कैप में है तो जो जे कैप वाला मैग्नेटिक फील्ड है क्या वो सिर्फ 2x स्क्वायर है मैग्नेटिक फील्ड जे कैप में। ये चीज समझ आई आपको? अब देखो, मुझे जो फोर्स निकालना है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है तो मुझे छोटा सा फोर्स निकालना पड़ेगा। डी एफ इक्वल्स टू बी इंटू आई इंटू डी एक्स, बी आई एल है ना। एक्सिस्टेंस पे मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ डी एक्स, उसके ऊपर फोर्स निकालना था, फिर इंटीग्रेट कर दूंगा। आपको पता है वेरिएबल फोर्स आएगा है ना। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इंटू करंट का 10 है इंटू डी एक्स। कहां से कहां तक पूछा हमने फोर्स? दे आर आस्किंग ओनली फ्रॉम x इक्वल टू 1 to 4, दैट्स इट। फ्रॉम 1 to 4 तो हो जाएगा 20 into x cube by 3 from 1 to 4. So it is 20 by 3 into 4 cube, that is 64 minus 1, 63. The correct answer will be 420 Newton. Right? चलिए next problem. Question number 19. Magnetic induction at the center of a circular loop carrying current is B. If A is the area of the coil, the magnetic dipole moment of the loop will be. दोस्तों आपको मिलता है 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ।
अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ड्यू टू सर्कल वो होती है म्यू नॉट बाय 2 आई बाय आर, सर्कुलर लूप, राइट। और जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो होता है आई इंटू ए। क्लियर? चलिए अब देखिए जो आंसर है वो ए के फॉर्मेट में, मतलब रेडियस हटाना पड़ेगा। मुझे पता है ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, राइट। नाउ इन प्लेस ऑफ दिस करंट आई एम राइटिंग m by a, so I am getting here magnetic field equals to mu naught by 2, in place of I am writing m by a, and in place of r I am writing root over a by pi from this equation, root over a by pi। अब देखो सब कुछ है, मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया है, मेरा आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा a to b a 2 into b into a into root a by pi divided by mu naught. This will give you magnetic moment. The correct option is D option. Question number 20. A rifle bullet loses 1/20th of its velocity in passing through a plank. The least number of such planks required to stop the bullet will be. दोस्तों आपको देता हूं मैं 1 मिनट का समय। वैसे तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फास्ट। देखिए बच्चों इसका सोल्यूशन डायरेक्ट मैं आपको एक रिजल्ट दे दूं, याद रखना हमेशा। मान लो बुलेट ने 1/nth वेलोसिटी लूज कर ली, कितनी लूज कर ली? 1/nth वेलोसिटी लूज कर दी, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, स्टैंडर्ड है नंबर ऑफ प्लैंक रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2n माइनस 1। खत्म। अब ध्यान से देखो, यहां पर हमने कितनी वेलोसिटी लूज की है? 1/20th वेलोसिटी लूज की है, राइट। इसका मतलब इसको 1n से कंपेयर करूं तो क्या n इक्वल टू 20 है क्या? बोलो 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 बोलो, n इक्वल टू 20। सो द नंबर ऑफ प्लैंक्स रिक्वायर्ड विल बी 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 into 2 minus 1, that is 400 divided by 39। ये आएगा लगभग 10.3 प्लैंक के। 10.3 मतलब 10 से ज्यादा, 11 से कम, तो नंबर ऑफ प्लैंक्स लगेंगे 11। 11 नंबर ऑफ प्लैंक्स में 100% बॉडी स्टॉप पे आ जाएगी, जो राइफल है वो स्टॉप हो जाएगी, बुलेट स्टॉप हो जाएगी। करेक्ट? चलिए द करेक्ट आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 21। A chain of length L and mass m is placed upon a smooth surface. The length of BA is L minus B. The chain is now released and slides down. Calculate the speed of the chain when its end reaches point B. आपको मिलता है दोस्तों 1 मिनट का टाइम, शुरू हो जाइए।
चलिए बच्चों देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है कि ये एक्चुअली में क्या हो रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ते आ रहा है क्या मास चेंज होते आ रहा है, मास जो स्लैंट हाइट पे है वो चेंज होते आ रहा है, राइट। लेकिन एक चीज हमेशा कांस्टेंट रह रही है, वो क्या, वो उसका एक्सेलरेशन है। यू नो दैट एक्सेलरेशन हमेशा जी साइन थीटा होता है। क्लियर बात, जी साइन थीटा। ध्यान से देखो, अगर ये पार्ट बी है तो ये एल माइनस बी हो जाएगा, राइट। इसका मतलब मैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मैं ये चीज तो पक्का है कि मैं इक्वेशन का मोशन लगा सकता हूं। मैं लगा रहा हूं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए और उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होना चाहिए, तभी आप ये लगा सकते हो। अब ध्यान से देखो, मैं लगा रहा हूं उसको डाउन द प्लेन, एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन है, हाँ। क्या डिस्प्लेसमेंट डाउन द प्लेन है, हाँ। क्या वेलोसिटी डाउन द प्लेन आएगी, हाँ। इसलिए तीनों का आंसर हाँ हाँ हाँ। आप लगा दो आप इक्वेशन। ये देखो वेलोसिटी कितनी हुई, v स्क्वायर, यही निकालना है, इनिशियल 0 मान रखी है। एक्सेलरेशन कितना है डाउन द प्लेन बेटा, g sin थीटा। और डिस्प्लेसमेंट कितना है डाउन द प्लेन, डिस्प्लेसमेंट। क्या ये खिसक के जब ऐसे आ जाएगी तो ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा L माइनस बी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आधे बच्चों को समझ ही नहीं आता क्योंकि इनके कंसेप्चुअल वीक होते हैं थोड़े से। तो ये जाएगा आंसर अंडर रूट 2g sin थीटा इनटू L माइनस बी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, two weights W1 W2 are suspended from the end of light string passes over a smooth fixed pulley. If the pulley is pulled up with acceleration g, the tension in the string will be। दोस्तों आपको मिलता है 1 मिनट का समय। अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए फास्ट। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। ध्यान से देखना बच्चों, हमें पता है कि अगर पुली कनेक्टेड हो और मान लीजिए ये मास m1 हो, ये मास m2 हो, मैं मान रहा हूं m2 ग्रेटर देन m1, मान लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक बात। चलो, तो आपको एक्सेलरेशन निकालना होता है, नेट अनबैलेंस्ड फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। लेकिन यहां पर ये इन्होंने एक्सेलरेशन इसको दे दिया g के बराबर ऊपर की तरफ, ठीक। अब एक काम करता हूं, मैं बोल देता हूं कि मेरा ऑब्जर्वर बैठा है यहां पर। कहां बैठा है, यहां पर। कैसा ऑब्जर्वर हो गया ये, इनर्शियल नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल, राइट। इसका मतलब इसके रेस्पेक्ट से, ध्यान से देखना, इसके रेस्पेक्ट से पुली सिर्फ ऊपर नीचे जाएगी बस, मतलब हैवी मास नीचे जाएगा और लाइटर मास ऊपर आएगा। किसके रेस्पेक्ट से, इसके रेस्पेक्ट से। ग्राउंड के रेस्पेक्ट से क्या होगा, ये ऊपर नीचे भी जाएंगे और साथ साथ में ऊपर भी ट्रैवल करेंगे। लेकिन सबसे बेस्ट ऑब्जर्वर ये है तो मैं इसके रेस्पेक्ट से निकालता हूं। लेकिन हमें पता है क्योंकि ये एक्सेलरेशन ऊपर है तो मुझे एक एडिशनल फोर्स ऐड करना पड़ेगा, दैट फोर्स इज सूडो फोर्स। तो यहां पर m1 इंटू ए कितना होगा g, मतलब मुझे सूडो फोर्स ऐड करना पड़ेगा m1g यहां पर, और यहां पे ऐड करना पड़ेगा m2g। ये वेट नहीं है बच्चों, ये सूडो फोर्स है। किसके कारण आया, एक्सेलरेशन के कारण, ठीक बात। चलिए अब देखो, अब मैं फोर्सेस लेता हूं। यहाँ पे टेंशन होगा t, यहाँ पे भी होगा टेंशन t, यहाँ पे होगा वेट m2g, यहाँ पे होगा वेट m1g, और एक्सेलरेशन में मान लेता हूं नेट एक्सेलरेशन इसका नीचे है, इसका एक्सेलरेशन ऊपर है। क्लियर। अब देखो, सबसे पहले तो शॉर्ट ट्रिक लगा के एक्सेलरेशन निकालते हैं। हमें पता है नेट अनबैलेंस्ड फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास क्या मुझे एक्सेलरेशन देता है, बिल्कुल सही बात। तो अगर मैं सिस्टम मान लूं इसको, ध्यान से देखना, तो आपको पता पड़ गया कि एक्सटर्नल फोर्स जो अनबैलेंस्ड फोर्सेस है वो ये है और ये है, टेंशन हटिया है। इसका मतलब मैं लगा सकता हूं 2 टाइम्स m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2g अपॉन m1 प्लस m2g दिया है, राइट। ये आपको एक्सेलरेशन निकालना आता है।
लेकिन हमेशा अपन क्या करते थे, m2 माइनस m1 लगाते थे, लेकिन यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है। 2 टाइम्स बच्चे समझ आ रहा है क्यों आ रहा है, ये एडिशनल फोर्स सूडो फोर्स ऐड हो गया है इसलिए। चलिए अब किसी भी एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, ध्यान से देखो, मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो एक्सेलरेशन ऊपर, टेंशन ऊपर और 2mg नीचे, राइट। चलिए तो टेंशन यहां से निकल जाएगा, हमें पता पड़ गया एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू नेट फोर्स बाय मास। एक्सेलरेशन कितना है, 2m2 माइनस m1 इंटू g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू नेट फोर्स कितना है, T माइनस 2m1g बाय m1, राइट। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। और आपको एक चीज डायरेक्ट भी पता होगी, जो टेंशन होता है 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2 होता है, लेकिन यहाँ पे डबल हो जाएगा मास, बस सिंपल। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 4m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। मास की जगह उन्होंने वेट डाल रखा है w ना, तो wg वो सब दूर से आप wg लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, an object is kept on a smooth inclined plane of inclination 1 in L. Important चीज 1 in L. Find the horizontal acceleration that should be imparted to the inclined plane such that the object remains stationary relative to the inclined plane. दोस्तों आपको देता हूं मैं 45 सेकेंड्स का टाइम, आसान प्रॉब्लम है, शुरू हो जाइए। चलिए बच्चों अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें पता है कि अगर कोई मैं वेज लूं और उस वेज के ऊपर कोई ब्लॉक रख दूं, ध्यान से देखना, राइट। नाउ इस वेज को अगर मैंने एक्सेलरेशन ए दे दिया, सो देयर इज अ कंडीशन दैट व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन सच दैट दिस ब्लॉक शुड रिमेन एट रेस्ट। सूडो फोर्स वाला कंडीशन याद है, tan थीटा इज इक्वल्स टू a बाय g। अगर मेरा एक्सेलरेशन g tan थीटा के बराबर हो गया तो ये बॉडी रेस्ट पे रहेगी इवन ऑन दी स्मूथ सरफेस। ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक। अब देखो उन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया है, उन्होंने क्या बोल दिया कि जो इंक्लिनेशन है वो कितना है, 1 in L। 1 in L का मतलब क्या होता है बच्चों, हमेशा याद रखना, जब भी एंगल इस फॉर्मेट में गिवन हो 1 in L, समझ जाना साइन थीटा गिवन है। क्या गिवन है, साइन थीटा 1 by L गिवन है। इसका फिजिकल मीनिंग बताता हूं। बेसिकली 1 in L का मतलब अगर आप 1 मीटर ऊपर चढ़ोगे तो आप L मीटर स्लांट डायरेक्शन में आगे बढ़ जाओगे। ये चीज समझ में आई। यहां पे अगर 1 in L मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में आप 1 यूनिट बढ़े तो इंक्लाइंड डायरेक्शन में आप L यूनिट बढ़ जाएंगे। तो करेक्ट आंसर यहां पे अगर मैं ऐसे बनाऊं इसको, तो थीटा ये L ये 1 ऐसा में, इसका मतलब जो बेस होगा क्या होगा, √L² - 1। मुझे पता है जो एक्सेलरेशन होता है वो g tan थीटा होता है। यहां से बच्चों tan थीटा की वैल्यू निकाल लो, tan थीटा आ जाएगा मेरा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस √L² - 1। दिस शुड बी द एक्सेलरेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बच्चों, अच्छा कॉन्सेप्ट, बढ़िया कॉन्सेप्ट। Physics.